तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। सोशल मीडिया पर आजकल एक इंटरव्यू का काफ़ी जिक्र है और ये इंटरव्यू है लॉरेंस बिश्नोई का। लॉरेंस बिश्नोई हम सब जानते हैं कि पिछले करीब 10 साल से जेल में बंद है, लेकिन जेल के अंदर से ये इंटरव्यू है। ABP साझा, जिसके एडिटर हैं जगविंदर पंटियाल। जगविंदर पंटियाल बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने हैं और पंजाब में उनकी बहुत अच्छी पकड़ भी है और एक बेहतरीन इंसान भी हैं वो। तो उन्होंने ये इंटरव्यू किया। अब उसको लेके बहुत सारी बातें हो रही हैं। तो ये पूरा इंटरव्यू लेकिन कैसे क्या हुआ ये मैं आगे बताऊं, उससे पहले इस इंटरव्यू में एक जगह पे, बल्कि कई जगह पे बार बार लॉरेंस बिश्नोई ये कह रहा है कि उससे पूछा गया था जब कि तुम अब क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में, तो उसका ये जवाब था कि बस मैं एक बार सलमान खान को मारना चाहता हूँ। उससे पहले उसने कहा था कि अगर सलमान खान माफ़ी मांग ले जाकर उसके समाज के मंदिर में, तो फिर वो उन्हें छोड़ देगा। अब ये इंटरव्यू में पूरी, इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई कई बार सलमान खान को धमकी दे चुका। मैंने बल्कि आपको स्टोरी में सुनाई भी है कि कैसे उसने रैकी तक की थी, मुंबई में घर तक पहुंच गए थे शूटर। और अब बात ये हो रही है कि सलमान खान को मारना है और न मारने की एक ही सूरत है, और वो ये है कि सलमान खान जाकर उस समाज के उस मंदिर में माफ़ी मांगे। जगविंदर पटियाल ये पूछते भी हैं कि अगर वो वीडियो के ज़रिए या किसी और तरीके से अगर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लें तो लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि नहीं, वो ऐसे नहीं मानेगा, वो उस मंदिर में जाकर ही माफ़ी मांगे। अब यहीं से ये सवाल हुआ कि आखिर ऐसे कौन सी वो मंदिर है, क्या है वहाँ पे जो लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि पहले तो धमका रहा है और फिर कहता वहाँ जाकर माफ़ी मांगे तब मैं छोड़ूंगा और वरना मेरे लोग ताक में लगे रहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस मंदिर के बारे में ही बता देता हूँ और ये क्यों बार बार वो कह रहा है कि हमारी बिरादरी के साथ, हमारे समाज के साथ गलत हुआ। वो आपको याद होगा जो कहानी मैंने सुनाई बहुत पहले, वो चिंकारा हिरण शिकार के मामले में जो जोधपुर में हुआ था, जिस पे मुकदमा भी चल रहा है। अभी तक उसमें पूरी तरह से आखिरी फैसला नहीं आया और सलमान खान का स्टैंड शुरू से रहा है कि वो बेकसूर है। लेकिन बिश्नोई जो समाज है वो हिरण की पूजा करते हैं, तो उनके लिए हिरण का शिकार एक बहुत जघन्य अपराध है और इसके लिए वो माफ़ करने को तैयार नहीं होते। तो अब ये भी है कि कोर्ट में चाहे वो जो कहें, पर लॉरेंस बिश्नोई का कहना था कि एक बार उस समाज के मंदिर में जाकर वो कहें जो किया उसके लिए वो माफ़ी मांग ले तो फिर सब ठीक है। जिस मंदिर का जिक्र कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई, ये मंदिर बीकानेर में है। बीकानेर में एक तहसील है नोखा। तो बीकानेर से करीब 8 किलोमीटर दूर और नोखा से करीब 12 मील दूर एक मंदिर है जिसका नाम है मुक्ति धाम मुकाम बिश्नोई मंदिर। ये मंदिर है बीकानेर से 8 किलोमीटर दूर और ये जो मंदिर है ये बिश्नोई समाज के लिए एक आस्था का मंदिर है। इस मंदिर की उनकी नज़र में बहुत ज़्यादा अहमियत है और उसकी वजह यह है कि ये जो मंदिर है, जहाँ पे ये मंदिर बना हुआ है, ये गुरु जम्बेश्वर भगवान की समाधि पर ये मंदिर बना है। और इतिहास ये है इस मंदिर का कि 1593 में गुरु महाराज जम्बेश्वर भगवान इनके शरीर को यहाँ पर लाया गया था और आखिरी पड़ाव था उनके शरीर को यहाँ लाने का, और इसके बाद यहीं समाधि हो गई। तो ये समाधि एक तरह से है और इसी समाधि पर फिर ये मंदिर बना और इसीलिए इसको तीर्थ मुकाम, या फिर ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जो निस्वार्थ भाव से आकर सेवा करे और माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर दिया जाता है। तो इसीलिए इसका नाम भी तीर्थ मुकाम पड़ा इस मंदिर का। और इसी मंदिर में, और मुक्ति धाम इसलिए कि यहाँ पे आकर हर एक को मुक्ति मिलती है, ये मान्यता है बिश्नोई बिरादरी की। तो उनके लिए बहुत ही पवित्र, बहुत ही ख़ास जगह है ये मंदिर। और इसी मंदिर में मुकाम धाम बिश्नोई समाज की जो ये आस्था का मंदिर है, इसी मंदिर में लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि सलमान खान जाएं और जाकर माफ़ी मांगे तो वो फिर छोड़ देगा। अब एक गैंगस्टर धमकी दे रहा है और बाकायदा बाहर में उसके जो बैठे हुए लोग हैं वो भी धमकी दे रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू के बाद बाहर से भी कई लोगों ने लेटर भेजा और कहा है कि इंटरव्यू देखो और
अगर नहीं देखा है तो फिर से देखो और माफ़ी मांगो, और अगर ऐसा नहीं किया तो फिर सलमान खान को मार डालेंगे, ये धमकी दी गई है। तो ये उस मंदिर का इतिहास है जहाँ लॉरेंस बिश्नोई चाहता है कि सलमान जाकर माफ़ी मांगे उस हिरन के शिकार के लिए। अब सवाल ये है कि ये जो पूरा इंटरव्यू है इसकी कहानी क्या है। तो लॉरेंस बिश्नोई जब कॉलेज में ही था, बल्कि हॉस्टल में, उसी वक्त लड़ाई झगड़े और मर्डर के केस में वो पकड़ा गया था। उसके बाद उसे अलग अलग जेल में रखा गया। वो राजस्थान के कई जेलों में रहा, फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में रहा, फिर बहुत सारे दूसरे गैंगस्टर पकड़े गए, अलग अलग गैंग वॉर हुआ, उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया और जेल में रहते रहते वो ज़्यादा बड़ा एक क्रिमिनल बनता गया। तो तिहाड़ में ही था वो। लेकिन जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ पिछले साल, उसके बाद सीधा नाम आया लॉरेंस बिश्नोई का और गोल्डी बरार का। गोल्डी तो था नहीं, वो कनाडा में था। तो लॉरेंस बिश्नोई तिहाड़ में था। इसके बाद पूछताछ हुई, पंजाब पुलिस आई, पंजाब पुलिस ने बाकायदा कस्टडी मांगी और इसके बाद अब चूंकि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल पंजाब में हुआ है, मूसेवाले गांव में हुआ है, मूसा गांव जो है, तो केस भी वही रजिस्टर्ड है। तो उस मर्डर का जो मेन आरोपी है वो फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई है और इसीलिए उसको गिरफ्तार करने के बाद कस्टडी में अदालत से मांगा और फिर पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई। पहले वो पंजाब पुलिस की कस्टडी में रहा और फिर उसके बाद उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। तो तब से वो भटिंडा जेल में बंद है लॉरेंस बिश्नोई। बीच बीच में कई अलग अलग मुकदमे होते हैं, अलग अलग जगहों पे पेशी होती है। जैसे उसका राजस्थान में भी था तो वो राजस्थान भी गया अभी इसी मार्च के महीने में। लेकिन ज़्यादातर वक्त उसका जो कट रहा है वो भटिंडा जेल में कट रहा है। अब कई बार मैंने इसी कहानी में आपको बताया है कि आजकल के इस दौर में अलग अलग जेल में जो बाहर में ज़्यादा चीज़ें हैं उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा आपको आराम ऐश जेल के अंदर है। जेल के अंदर से लोग गैंग चला रहे हैं, जेल के अंदर रहते हुए लोग बड़े गैंगस्टर बन रहे हैं। टेलीफोन से लेकर फ़ोन से लेकर सब कुछ आपको आसानी से वहाँ मुहैया है, उपलब्ध है। तो जब ऐसी चीज़ें, ऐसी फैसिलिटी हो तो फिर कोई क्या कैसे नहीं करे। और ये इंटरव्यू तो एकदम बानगी है कि कैसे जेल के अंदर से ही सब कुछ हुआ। तो एक तो ये इंटरव्यू जो हुआ ये वीडियो कॉल के ज़रिए हुआ। मतलब ये नहीं है कि रिपोर्टर जेल के अंदर गया, वहाँ सेटअप तैयार किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉरेंस के पास एक मोबाइल था। अब मोबाइल है जेल के अंदर, नेटवर्क भी होगा और लॉरेंस वीडियो कॉल पर है और दूसरी तरफ से जगविंदर पटियाल जी जो है वो भी वीडियो कॉल पे हैं और फिर ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहा है। अब जब पहली बार ये इंटरव्यू आया तो पंजाब के जो डीजीपी हैं गौरव यादव, उन्होंने, चूँकि एक जेल के अंदर से एक गैंगस्टर का इंटरव्यू आया तो कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पे उंगलियां तो उठेंगी कि ये क्या है मामला। तो उन्होंने 2 दिन के बाद ये सफाई दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर कि ये पंजाब के किसी जेल का इंटरव्यू नहीं है। और इसके लिए उन्होंने एक तस्वीर दिखाई। उस तस्वीर में ये दिखाया कि ये लॉरेंस बिश्नोई का हुलिया है जो इस वक्त है और जो इंटरव्यू है उसका हुलिया अलग है। अब उस हुलिये में फ़र्क क्या था? जो पहला इंटरव्यू 14 मार्च को आया उसमें लॉरेंस बिश्नोई येलो टी शर्ट में है, कॉलर वाली टी शर्ट है, बाल उसके बढ़े हुए हैं, दाढ़ी भी बढ़ी हुई है, माथे पे उसने टीका लगा रखा है। तो पहला इंटरव्यू पूरा हुलिया ये है कि टी शर्ट कॉलर वाली है, येलो कलर की, और बाल बढ़े हुए हैं, दाढ़ी भी उसकी थोड़ी बड़ी है। लेकिन जो डीजीपी फोटो दिखाते हैं वो ये दिखाते हैं कि उसके बाल छोटे हैं, दाढ़ी ट्रिम है, छोटी सी है और उसने गोल गले वाली टी शर्ट पहनी हुई है, वो भी शायद नारंगी कलर की, ऑरेंज कलर की। तो येलो टी शर्ट नहीं है। तो उनका कहना था कि फ़िलहाल जो वो भटिंडा जेल में है उसका हुलिया ये है कि उसके बाल छोटे हैं, दाढ़ी छोटी है और उसके कपड़े भी अलग हैं। और इंटरव्यू में जो है वो कपड़े अलग हैं, बाल भी बढ़े हुए हैं और दाढ़ी भी छोटी है। तो अब अचानक ये हुलिया बदल नहीं सकता। तो उन्होंने इस दलील के साथ ये पेश किया कि ये इंटरव्यू पंजाब के अंदर नहीं हुआ। चूँकि वो पंजाब के डीजीपी हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इंचार्ज हैं और एक जेल के अंदर से एक गैंगस्टर का इंटरव्यू आया तो उन पर उंगलियाँ उठेंगी। तो उठाया गया, तब उन्होंने ये सफाई दे डाली कि हमारे राज्य का इंटरव्यू नहीं है। मतलब उन्होंने ये थोप दिया कि वो चाहे दिल्ली में हो या फिर राजस्थान गया था, राजस्थान का हो, किसी और जेल का हो सकता, हमारा नहीं हो। उन्हें लगा कि शायद ये एक इंटरव्यू आया और इस पर काफ़ी है, अब उन्हें आगे का पता नहीं था। लेकिन फिर एबीपी सांझा ने और एबीपी ने पार्ट 2 चला दिया उनके पंजाब के डीजीपी के
इस दावे के बाद कि हमारे जेल का इंटरव्यू नहीं और ये हुलिया देखिए। अब इत्तेफाक से जो पार्ट 2 चला उसमें सेम वही हुलिया था जो पंजाब के डीजीपी फोटो दिखाकर बता रहे हैं कि देखिए अभी ये भटिंडा जेल में है, इसके बाल छोटे हैं, इसकी दाढ़ी छोटी है और इसने ये गोल गले की इस तरह की टी शर्ट पहनी हुई है। इत्तेफाक से उसी कलर उसी हुलिये के साथ अब एबीपी पे दूसरा इंटरव्यू आ जाता है लॉरेंस बिश्नोई का। अब पंजाब पुलिस क्या करे, क्योंकि पहला तो चलिए आपने कहा कि भाई ये हुलिया देखिए, फ़िलहाल उसका छोटे बाल, छोटी दाढ़ी, कपड़े भी अलग हैं और अभी वो ऐसे रह रहा है, और ये पहले वाले जो है उसके तब अलग दिख रहा था। लेकिन जैसा आपने दिखाया, आप 2 दिन बाद थीम वैसे ही उसी कपड़े में उसी हुलिये में इंटरव्यू आ जाए तो फिर ये सीधे सीधे आपको मतलब एक चपत तो लगती ही है। तो ये पंजाब पुलिस के साथ खेल हो गया कि उन्होंने एक तरह से कहा कि हमारे जेल का नहीं है और दूसरी तरफ वही आ गया। और बाकायदा यही नहीं आया बल्कि ये भी था कि ये कहीं बाहर हो सकता है, कुछ और नहीं। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने इंटरव्यू के दौरान जेल में बाकायदा वो सेल भी दिखा दिया कि देखिए मैं तो सेल में हूँ, ज़्यादातर सेल बंद रहता है, मैं अकेला हूँ, तन्हा हूँ। डीजीपी ने यह भी कहा कि जो हमारा जेल है, अगर आप कह रहे हैं कि हमारे जेल पंजाब के जेल से हुआ है तो बहुत ही हाई सिक्योरिटी जेल है, उन्होंने दावा किया। और लॉरेंस बिश्नोई को एक आइसोलेटेड सेल में रखा गया अलग, और ये भी सच है, जो सेल खुद इंटरव्यू में लॉरेंस बिश्नोई ने देखा है वो बिल्कुल अलग है, उसमें अकेला है वो। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पे चूँकि कई बार पता चलता है कि जेल के अंदर कैदी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस जेल में और जिधर लॉरेंस है उधर तो बहुत ही ज़्यादा हाई टेक जैमर लगा हुआ है, मतलब आपके पास फ़ोन भी हो तो सिग्नल नहीं मिलेगा। तो कम्युनिकेशन के लिहाज से ये पूरा डेड जोन है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई रह रहा है। ये पंजाब के डीजीपी ने दावा किया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 मार्च को इंटरव्यू आने के बाद 16 मार्च को। अब इत्तेफाक से ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि वहाँ पे जैमर लगा हुआ है, फ़ोन हो नहीं सकता है, वो आइसोलेटेड है, अलग सेल में है, तो कहाँ से होगा। अब इत्तेफाक के बाद कि उसके बाद दोबारा इंटरव्यू आ गया और पंजाब के डीजीपी साहब ने जिस हुलिये में कहा उस हुलिये में आ गया। तो अब क्या सफाई देंगे कि ये पंजाब के जेल का इंटरव्यू नहीं है, बाहर के किसी जेल का है, तो अब ये बात बेमानी है। दूसरी उन्होंने एक और भी दी थी कि ये इंटरव्यू पुराना है, ये पंजाब के डीजीपी ने दावा किया था, और उससे दावे के पीछे उनका ये था कि अभी हाल में पंजाब के एक जेल में, तरन तारण जेल में 2 लोगों का कत्ल हुआ, और ये दोनों भगवानपुरिया गैंग के हैं, और भगवानपुरिया और लॉरेंस कभी एक साथ गैंग के थे। कहते हैं कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में भगवानपुरिया ने भी मदद की लॉरेंस बिश्नोई गैंग की। लेकिन इन्हीं के गैंग के 2 लोग, जिनका एक का नाम है मनदीप तूफान और दूसरा मनमोहन, तो और इस पूरे मामले में भगवानपुरिया के साथ अब लड़ाई चल गई है। जेल में 2 लोगों का कत्ल हुआ है और ये कत्ल हुआ है 26 फरवरी को। तो डीजीपी ने कहा कि ये पुराना इंटरव्यू, क्योंकि इस कत्ल का और भगवानपुरिया का इस इंटरव्यू में कोई जिक्र नहीं है। अगर ये नया इंटरव्यू होता तो इन दोनों का जिक्र होता। दूसरे इंटरव्यू में अपने जो टेलीकास्ट हुआ उसमें लॉरेंस बिश्नोई ने इस इंसिडेंट का भी जिक्र कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि वो पुराना इंटरव्यू नहीं है, वो पिछले साल का इंटरव्यू नहीं है। दूसरा, उसे ये भी पता है, अभी आपको याद होगा, खबर भी आई है कि 18, 24 और 27 फरवरी को लास्ट मंथ सिद्धू मूसेवाला के फादर को धमकी दी गई ईमेल के ज़रिए, और ये कहा गया कि 25 अप्रैल से पहले पहले मार देंगे। सिद्धू मूसेवाला के माँ बाप को भी और सलमान खान का भी उसमें नाम है। बाकायदा जिस गैंग ने ये मेल भेजा है इसका भी जिक्र इस इंटरव्यू में कर रहा है लॉरेंस बिश्नोई। इसका मतलब है कि अगर 27 फरवरी को आखिरी मेल गया है तो ये इंटरव्यू 27 फरवरी से पहले का तो हो नहीं सकता, उसके बाद का है, क्योंकि वो इसका जिक्र कर रहा है। इसका मतलब उसे पूरी जानकारी है, तभी तो वो जिक्र कर रहा है। तो ये इंटरव्यू हुआ है मार्च के ही महीने में और मार्च के महीने में हुआ इसलिए उसे सब कुछ पता है। अब इस इंटरव्यू की जो कहानी है वो ये है कि जो कहते हैं, खुद जगविंदर पटियाल जी ने भी कहा कि वो पिछले 6-7 महीने से पंजाब में जब भी वो लाया गया तो वो कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे रिपोर्टर, हमारी टीम के भी रिपोर्टर यहाँ दिल्ली में तिहाड़ जेल में कोर्ट में पहुँच जाते थे जब भी के इंटरव्यू के लिए, तो वो कुछ ज़्यादा बोलता नहीं था। लेकिन वहीं एक पेशी के दौरान कोर्ट में जगविंदर पटियाल जी ने एक पर्ची पे अपना नंबर लिख कर दे दिया था जो लॉरेंस बिश्नोई तक पहुंचा। इसके बाद कहते हैं उस नंबर से फिर गोल्डी बराड़ का फ़ोन आया
कि ठीक है हम इस पर बात करने को तैयार हैं। गोल्डी बराड़ ने कनाडा में बहुत कुछ कहा भी, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम फ़ोन पे बात नहीं करेंगे, वीडियो पे इंटरव्यू रिकॉर्ड करेंगे। और इस बात को काफ़ी वक्त बीत गया। फिर एक रोज़ अचानक लॉरेंस बिश्नोई का फ़ोन आया जगविंदर पटियाल जी को, उसी नंबर पर जो दिया था, और उसने कहा कि मुझे बात करनी है। और इसके बाद जेल के अंदर वो वीडियो कॉल, और इधर जगविंदर पटियाल जी वीडियो कॉल, और उसके बाद ये इंटरव्यू हुआ। अब इस इंटरव्यू में जो मेन बातें थी जो उसने कही, एक सिद्धू मूसेवाला, उसने कहीं ये नहीं कहा कि सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से मुझे अफसोस है। उसने कहा कि हाँ, ये भी कह रहा है कि ये मेरा काम नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन तब गार्ड थे, पुलिस वाले थे, गनर थे, तो मैं नाकाम रहा। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ उसमें मेरा रोल नहीं है। उसके बाद गोल्डी बराड़ ने ये काम किया, और गोल्डी बराड़ ने ही और उसके लोगों ने तमाम इसे मारा। लेकिन उसे अफसोस नहीं। उसने कहा कि चूंकि वो गैंग वॉर में कूद पड़ा था, हमारे लोगों के कत्ल में शामिल था, और इसीलिए मुझे कोई अफसोस नहीं है। लेकिन हाँ, ये काम मैंने नहीं किया, गोल्डी बराड़ ने किया, और वो गोल्डी बराड़ को हमेशा गोल्डी भाई बुलाता है। लेकिन उसने कहा कि जहाँ तक सिद्धू मूसेवाला के पिता की बात है धमकी देने की, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, उनके माँ बाप से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो हमें कोई मारने का मतलब नहीं बनता। लेकिन मूसेवाला के कत्ल के लिए उसे अफसोस नहीं है। हाँ, कानूनी लड़ाई से बचने के लिए वो खुद क्लेम नहीं कर रहा है कि इसमें मेरा हाथ है। उसने कहा कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन तब मैं कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन ये लोग कामयाब हो गए। तो ये अपना सब कुछ गोल्डी बराड़ और बाकी पर रख रहा है। ये भी कह रहा है कि जिस दिन गोल्डी भाई, यही कहकर वो बोलता है, वो खुद ही बता देंगे सच्चाई, लेकिन मैंने ट्राई किया, नहीं हो पाया, उन लोगों ने कर दिया। एक कि अब लेकिन उसके फादर से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो उनको हमने कोई धमकी नहीं दी है। दूसरी चीज़ जो उसने बात बताई, उसका ये कहना है कि अमृत पाल, आजकल आप सुन रहे होंगे, एक पंजाब में जिससे सारी चीज़ें लेकर मामला चल रहा है, उसने कहा कि वो भी बस अपनी दुकान चला रहा है, जैसे ये खुद लॉरेंस बिश्नोई अपनी दुकान चला रहा है। तो उसका कहना है कि उन सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब हीरो बनने के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी कहा कि हम और उसके गैंग के लोग पंजाब में ड्रग्स के जो बेचेगा उसको सज़ा देंगे। तो एक तरह से ये भी हीरोइज़म वाली बात है। लेकिन अपने पूरे इंटरव्यू में उसने कहा कि मैंने आज तक अपने हाथ से कोई मर्डर नहीं किया, मैंने कभी हथियार नहीं उठाया। हाँ, फ़ोटो खींचने के लिए सोशल मीडिया पर हथियार हाथ में लिया हो तो अलग बात है। ना कभी मैंने किसी पर हमला किया। जिसको भी मारा गया वो सामने से उसने पहले हमला किया, हमारे लोगों को मारा, इसलिए पलटकर हमने मारा। उसका ये कहना था कि मैं तो सीधे हॉस्टल से ही जेल पहुंच गया और पिछले 10-11 साल से जेल में हूं। लेकिन जेल के अंदर से वो फ़ोन पे बात करके ये सारी चीज़ें कर रहा है, इसका मतलब है कि उसे सब कुछ पता है। और जेल में जिस तरीके से गैंग चलता है, ये उसकी बानगी है इंटरव्यू। इस इंटरव्यू की सबसे ख़ास बात यह है कि जगविंदर पटियाल जी ने जिस तरह के सवाल पूछे, वो सवाल बेहतरीन थे। और एक गैंगस्टर या इस तरह के क्रिमिनल से, क्योंकि हमेशा ये होता है कि हम लोग क्रिमिनल को या अंडरवर्ल्ड को ग्लोरीफाई करते हैं, तो वो होना नहीं चाहिए। तो जिस तरीके से बार बार ये भी कि ये जुर्म का रास्ता ठीक नहीं है, कहाँ तक जाओगे, क्या करोगे, फ्यूचर क्या है, और ये भी कि तुम अपने आप को सीधे बता रहे हो, तो वो सवाल बेहतरीन थे। साथ ही इस पूरे इंटरव्यू में एक और चीज़ जो उसने कहा कि मैं गुंडा नहीं, और उसने कहा मैं अपने आप को गुंडा उस दिन मानूंगा जिस दिन सलमान खान को मारूंगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक, जो बिश्नोई बिरादरी के बहुत सारे लोग हैं जो क्राइम तक फैमिली बिरादरी से भी बहुत जुड़े हुए हैं, उनका ये मानना है कि ये लॉरेंस बिश्नोई रहा पंजाब का, इसका गांव पंजाब में है, कुछ लोग हैं जो बिरादरी से, समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन जो राजस्थान की बिश्नोई पूरी बिरादरी है, वहाँ पे इतना कोई इसका लेना देना नहीं है, न वहाँ पर इसका कोई इतना रौब है, और वो लोग इसे मानते भी नहीं। बल्कि उनमें से बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई बिरादरी को एक तरह से कलंकित कर रहा है। वो अपनी इन चीज़ों को, अपनी इमेज बनाने को और इसको अलग रंग देने को वो उनके नाम का यूज़ कर रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो बिश्नोई बिरादरी में भी इन चीज़ों को लेकर, बल्कि बहुत सारे तो बिश्नोई बिरादरी के लोग, हमारी क्राइम तक फैमिली वाले, नाराज़ भी हो गए थे कि आप बार बार उसे बिश्नोई मत बोला करें, आप उसका नाम सिर्फ लीजिए लॉरेंस, क्योंकि इससे हमारी पूरी बिरादरी जो है वो एक तरह से उनकी बदनामी होती है। और मैं कहीं ना कहीं उनसे सहमत भी हूँ। तो अब कुल मिलाकर इस
नई धमकी पर सलमान खान की लेकर, पहले भी धमकी मिल चुकी है, सलमान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस धमकी को हल्के में भी नहीं लेना चाहती पुलिस, क्योंकि पहले भी सबूत मिल चुका है कि किस तरीके से रैकी हुई है, लोग वहाँ पहुँच चुके थे। और अब इसका ओपन ये कहना कि आकर पहले उस मंदिर में माफ़ी मांगे वरना फिर छोड़ेंगे नहीं, तो अब पुलिस सारी चीज़ों को देख रही है। लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल वही है कि अब तक मैं कहता आ रहा था कि जेल सिर्फ ऐश का है। इस इंटरव्यू को आप तमाम लोगों ने भी देखा होगा। इसको देखने के बाद अब किसी मतलब बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, ना मुझे कहने या सबूत देने की ज़रूरत है कि जेल में क्या हो सकता है। वो खुद कह रहा है कि इस वक्त रात का वक्त है। उससे पूछा भी गया कि तुम्हारे पास फ़ोन कहाँ से आया, देवेंद्र पटेल जी ने पूछा, तो लॉरेंस कहता है कि ये दीवार के पार से आ जाता है। कई जगह पे ऐसे दीवार होते हैं कि जहाँ पे एक टाइमिंग होता है और एक जगह होता है, वहाँ पे आप मोबाइल को किसी अच्छी चीज़ में लपेट कर, ताकि वो टूटे नहीं, और बाहर से लोग फेंकते हैं और वो फिर गिर जाता है। तो उसमें अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर लॉरेंस के नाम पे मोबाइल फेंका तो लॉरेंस ही लपकेगा उसको, कहीं और भी निशाना चूक सकता उठा ले, लेकिन वहाँ सेटिंग होती है, सबको पता होता है ये मोबाइल, उस पर नाम लिखा होता है किसका है, कोड नेम ही चाहे लिखा हो। तो वो जेल के अंदर पहुँचा, मोबाइल उठा और दे दिया गया। लेकिन चलिए, मोबाइल का आना ना आना ये तो बड़ा आसान है। आप पेशी पे जाते हैं, लोग मिलने आते हैं, जेल के स्टाफ मिली भगत है, तिहाड़ के 80 से ज़्यादा लोग करप्शन में अभी इन्वॉल्व ही है, जिनके ऊपर मुकदमा चल रही है जांच। तो मोबाइल ला सकते हैं, मोबाइल पहुंच गया कोई बात नहीं। लेकिन अगर हर जेल का नियम है कि यहाँ जैमर लगा होगा, जेलर के कमरे में भी लैंडलाइन फ़ोन होता है, बस आप उससे बात कर सकते हैं। आप कहीं जाएंगे तो मोबाइल पे कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर तो जैमर है, तो आप कहाँ से आवाज़ सही आएगी। तो मोबाइल तो आ गया, जैमर का क्या इलाज है? और यहाँ डीजीपी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ही हाई टेक जैमर लगा हुआ है। तो हाई टेक जैमर में एक शख्स बैठकर अंदर इंटरव्यू दे रहा है, और देखिए वो खुद ही कह रहा है कि मैं ये दिखा रहा हूँ, ये मेरा सेल है। कहता है बड़ा मुश्किल होता है मोबाइल यूज़ करना, क्योंकि गार्ड आते जाते रहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरा नसीब अच्छा है कि कोई गार्ड इस वक्त घूम नहीं रहा, गश्त पर नहीं है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और जो कनेक्शन है जो जैमर का, वो भी ठीक ठाक है। तो ये सारी चीज़ें अब ओपनली हैं कि देश के अपने जेल में मोबाइल बहुत कॉमन चीज़ है, आम चीज़ है। और जब तक इस मोबाइल फ़ोन के कनेक्शन को आप डिसकनेक्ट नहीं करेंगे, जो एक लिंक है जेल के अंदर और जेल के बाहर के बीच की दुनिया का, वो अगर लिंक बना रहेगा तो इसी तरह के क्राइम होते रहेंगे। क्योंकि सारी प्लानिंग, जितने बड़े गैंगस्टर, खुद पंजाब के जितने भी बड़े गैंग्स हैं, उन सारे गैंग्स की एक रिपोर्ट है कि 70% गैंगस्टर जो उनके लीडर हैं वो इस वक्त जेल में हैं पंजाब के अंदर। लेकिन हर गैंग एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि वो जेल के अंदर से उस गैंग के साथ कनेक्टेड है, फ़ोन पे सारे डायरेक्शन दे रहे हैं, फ़ोन पे सारे ऑर्डर दे रहे हैं। तो जब आप फ़ोन पे ही सब कुछ अपना धंधा चला रहे हैं, तो फिर काहे का जेल और काहे की आज़ादी, सब कुछ तो ठीक ठाक है। तो ये बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पंजाब के डीजीपी को कि हमारे जेल का नहीं है, किसी और जेल का है और पंजाब में नहीं हुआ ये इंटरव्यू, इससे कहने से काम नहीं चलेगा। ये हर स्टेट का सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए कि एक जेल को जेल ही रहने दें, और कम से कम अगर वो सिर्फ मोबाइल किसी भी सूरत में आ भी जाए, तो सिर्फ आप जैमर पे अगर ईमानदारी से काम कर लें कि इस जेल के अंदर में, इस पूरी जेल की चारदीवारी के अंदर कोई नेटवर्क काम नहीं करेगा, एक भी क्रिमिनल। और ये वो क्रिमिनल हैं जो ऐसा तो है नहीं कि हर हफ्ते बाहर आते हैं, इनमें से बहुत सारे को तो इतना खतरा है कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए ये लोग कोर्ट की इनकी प्रोसीडिंग होती है। तो जब आपने कनेक्शन तोड़ दिया, आप बाहर में किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे, बाहर से कोई खबर आप तक नहीं पहुंच रही है, तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें क्राइम को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ यही है कि हर एक को न सिर्फ हर खबर मिल रही है, बल्कि अब तो ये है कि आप जेल में बैठकर वीडियो कॉल के ज़रिए आराम से इंटरव्यू देकर अपनी बात भी सामने रख सकते हैं। तो एक तरह से जगविंदर पटेल जी ने ये सबूत के साथ सामने आंखें खोलने वाली चीज़ भी रख दी है। तो जब तक जेल के अंदर ये सारी सुविधाएं होंगी, गैंगस्टर, गैंग वॉर, धमकियां, वसूली, कत्ल, ये सारी चीज़ें रुकेंगी नहीं। और इसको लेकर मुझे लगता है कि अब पुलिस या जेल प्रशासन को छोड़िए, कोर्ट को ज़्यादा सख्त होने की ज़रूरत है। मेरा मानना है कि जिस जेल से मोबाइल या अगर कनेक्शन, कहीं से बातचीत, क्योंकि अब तो CDR भी निकल आता है कि लोकेशन क्या है। जेल के अंदर अगर कोई मुजरिम बात कर रहा हो, कोई कैदी बात कर रहा हो, तो सीधे सीधे उस जेल के ऊपर से नीचे तक जितने भी स्टाफ हैं जो डायरेक्ट जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक बार उन्हें लगे कि अगर किसी एक ने बात कर ली तो हमारी नौकरी चली जाएगी, तो फिर कोई अपनी नौकरी को दांव पर लगाकर
इस तरह की फैसिलिटी किसी को देगा नहीं। खैर देखिए ऐसा कब होता, उम्मीद करता हूँ कि लेकिन ऐसा हो, ताकि जेल के अंदर से ये जो सारा खेल है ये बंद हो, और ये बंद होगा तो आप यकीन मानिए बाहर की दुनिया में क्राइम कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन एक और भी चीज़ चलते चलते याद आया। बहुत पहले मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी, और भगवंत मान सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने बाकायदा गुजरात दौरे पर थे और एक दावा किया था कि उन्हें खबर मिली है कि गोल्डी बरार अमेरिका में हिरासत में ले लिया गया है और उसके बाद उसको भारत लाने की कोशिश की जा रही है। तो एक सवाल लॉरेंस बिश्नोई से ये भी पूछा गया गोल्डी बरार की हिरासत के बारे में, तो जवाब था कि वो बिल्कुल भी हिरासत में नहीं है और वो अमेरिका में भी नहीं है, यूरोप में है या फिर कनाडा में है, यहीं कहीं है, लेकिन वो हिरासत में नहीं है। यानी कि गोल्डी बरार के हिरासत में ले जाने की खबर जो खुद पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने ऑफिशियली कैमरे पर आकर दिया था, वो झूठा था और गलत था। तो फिलहाल कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी खत्म करूं उससे पहले आज मनीषा झा, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनीषा। और एक मनीषा झा हमारी टीम में भी हैं, और ये सिद्धार्थ शर्मा की वाइफ है। जितेंद्र कुमार गुप्ता जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जितेंद्र जी। और ये मृगांक गुप्ता के पिताजी हैं। कंचन कुमारी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे कंचन, गौरव कुमार ने भेजा है। शाहीन खान, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे शाहीन जी। और ये अल्तमश खान की मम्मी हैं। साथ ही विश्वरूप शर्मा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विश्वरूप जी। और ये शिवांश के फादर हैं। साथ ही साबिर अंसारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे साबिर। राम प्रसाद, इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे राम। साथ ही आसिफ खान, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आसिफ साहब। और ये राहुल ने भेजा है। इसके अलावा जूही गुप्ता जी, इनका भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जूही। विनय गुप्ता ने भेजा है। प्रीति अधिकारी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे प्रीति जी। और ये सौरभ अधिकारी जी की पत्नी है। और वेंकटेश नगर मित्र मंडली ने भेजा है। साथ ही पाजी ऑफ राहुल मिगलानी, यानी कि राहुल मिगलानी जी के पाजी हैं, उनका जन्मदिन है, तो बहुत बहुत मुबारक, बधाई। नाम लिखा नहीं राहुल ने। फैज़ान अंसारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे फैज़ान। इसके अलावा ये जो है मरियम एंड ताहिर अंसारी, इनके बेटे हैं। साथ ही मानस सिंह कान्याल, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मानस। और ये संजय सिंह कान्याल के बेटे हैं। विहान जैन, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे विहान। आशीष जैन के बेटे हैं ये। नीलेश, इनका भी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे नीलेश। किशन दर्जी ने भेजा है। साथ ही सोनू राजपूत, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सोनू। इसके अलावा ताहिर खान बेंगलोर से हैं। अमृतपाल की कहानी सुनना चाहते हैं, कल मैं डिटेल में कोशिश करूंगा अमृतपाल की पूरी स्टोरी आपको सुनाऊं। देवदत्त कुमार, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। मनदीप कौर, इन्होंने पूछा शिया और सुन्नी के बीच की सारी चीज़ें गहराई में क्या है, तो मनदीप जी मैंने इसी कहानी में सुना रखी है। क्राइम तक की कहानी के लिस्ट में आपको मिल जाएगी, शिया सुन्नी पर डिटेल स्टोरी की थी मैंने। सामर्थ डी, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा रसिक भाई, इन्होंने भी कहानी की फरमाइश की है। और सुधाकर गुप्ता, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।